रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में पहला दिन मुबारक। इंग्लिश सीखने के लिए हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके लिए कुछ वहम दूर करने हैं और कुछ इरादे करने हैं और आपकी इंग्लिश स्टार्ट। आज के सबक का आगाज करने से पहले मैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में 4 वहम वो मैं दूर करना चाहता हूँ। पहला वहम यह है कि इंग्लिश को हवा ना बनाएं। इंग्लिश का और जहानत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इंग्लिश को हम एक स्किल की तरह सीख सकते हैं। ये एक फन है। हम कपड़े पहने हुए हैं, हमने कपड़े खुद नहीं बनाए, ना ही हमने खुद इसको सिया है, बल्कि हम दर्जी से इसको सिलवाते हैं। इसी तरह हम जूता पहनते तो जूता हम खुद नहीं बनाते, बल्कि जूता बनाना एक फन और एक स्किल है। कपड़े बनाना ये एक फन और एक स्किल है। आप इस वक्त लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक फन है। तो किसी भी दूसरे फन की तरह आप कुकिंग ले लें, यानी कैसे कोई चीजें पकाई जाती हैं, आप स्विमिंग ले लें, इंसान कैसे तैर सकता है, ये सारे के सारे फनून हैं। इन फनून की तरह इंग्लिश को भी सीखा जा सकता है। तो आप मुसलसल मेहनत के जरिए से इसको सीख सकते हैं। इसी तरह जब हम चलने का आगाज करते हैं तो वालिदैन बच्चे को ये तो नहीं कहते कि तुम्हारे पास 1 चांस है, 3 चांस है, 5 चांस है, इसके बाद अगर तुम चलने में कामयाब नहीं हुए तो तुम कभी नहीं चल पाओगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि मैं और आप हम कोशिश करते रहते हैं। जब बच्चा कोशिश करता है तो फिर वो चलने में कामयाब हो जाता है। तो होपफुली आप लोग भी इंग्लिश के इस सफर का आगाज करेंगे और इस पे मुसलसल चलते रहेंगे। इंग्लिश के बारे में दूसरा वहम जो है वो है कंपैरिजन, कि आप अपना मुकाबला, अपना मुआवजा किसी दूसरे के साथ ना करें। अपनी इंग्लिश को किसी दूसरे की इंग्लिश के साथ जज ना करें। आपकी और दूसरे की इंग्लिश में जो इतना फर्क है उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं कि उस बंदे को कौन कौन से मौके मुयस्सर आए और आपने किन हालात में जिंदगी गुजारी है। तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि दूसरों की इंग्लिश कितनी है। ये कोई एथलेटिक्स की रेस नहीं है कि रेस में आप सब ने इकट्ठा भागने का आगाज किया था और अब आप बहुत पीछे रह चुके हैं। तो लिहाजा बिल्कुल भी कंपैरिजन ना कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का आना या ना आना ये इंसान की जहानत का मेयार नहीं है। बहुत से लोगों की जुबान के ऊपर कुदरती तौर पर गिरफ्त होती है, तो उनके साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि आपने एफर्ट और कोशिश करनी है। और आप ये बात जानते हैं कि ज़हीन बंदा मार खा सकता है, लेकिन मेहनती और मुस्तकिल मिजाज बंदा कभी मार नहीं खाता। को समझने वाला आज की दुनिया का ब्राजील में रहने वाला ज़ियाल फरा मौजूद है, और अल फराबी का नाम जिसको 70 जुबानें याद थी वो कौन भूल सकता है। तो याद रखें, कोई उम्र नहीं है सीखने के लिए, बस सीखने के लिए आपको रेगुलर होने की जरूरत है। इंग्लिश के बारे में तीसरा वहम जो है वो है आपकी एज, कि आपकी उम्र क्या है। बंदा सोचता है कि अब तो मेरा टाइम निकल गया है, मुझे तो पहले कभी भी इंग्लिश नहीं आई, तो अब कैसे आएगी। तो याद रखें कि चाहे आपकी उम्र 4 साल है या 44 साल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा जो इंतहाई अहम आपने वहम दूर करना है वो ये है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के, सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी को किताबों से पढ़ के हम किसी जुबान को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे थ्योरी का जो नॉलेज है वो इब्तिदा करने के लिए बहुत जरूरी होती है। मसलन आपने ड्राइविंग के बारे में पढ़ना है या सीखना है, इसी तरह कुकिंग के बारे में आपने पढ़ना है या सीखना है, तो इब्तिदाई मालूमात के लिए आपको इसके लिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन जब तक आप ड्राइविंग का आगाज नहीं करेंगे आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। जब तक आप स्विमिंग का आगाज नहीं करेंगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश जब आप सीखने का आगाज कर चुके हैं तो हमने इंग्लिश को सिर्फ बुकिश नॉलेज इसका हासिल नहीं करना, बल्कि आपको जो भी पढ़ाया जाए उसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो उसको हम रियल लाइफ के अंदर उसकी रिटन प्रैक्टिस भी हो सकती है कि उसको लिख के उसकी प्रैक्टिस की जाए, उसको आपस में बोल के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। और याद रखें, जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपकी बेशुमार गलतियां जो हैं वो होंगी। उस गलतियों को आपने अपने ऊपर नहीं लेना कि शायद उसकी वजह से कि आप किसी से कमतर हैं इसलिए आपसे गलतियां हो रही हैं, बल्कि आपने इसको इस प्रोसेस का और इस अमल का हिस्सा समझना है कि कोई भी महारत जो है वो बगैर गलतियों की हासिल नहीं होती। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो कुछ आप सीखते हैं उसको यूज कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, आप अपनी ऑडियो सुन सकते हैं। बेशुमार किस्म के आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप उनके जरिए अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त हो सकेगा जब आप मुस्तकिल मिजाज हैं, जब आप रेगुलरली फॉलो करेंगे किसी भी टीचर की इंस्ट्रक्शंस को, तो आप आप इंग्लिश की दुनिया में बहुत आगे जा सकें।
कोई मुकाबले के इम्तहानात में इंग्लिश की वजह से फेल हो जाता है। जब बच्चों की तरह आगाज करेंगे तो गलतियां भी हम बार बार करेंगे, तो अपनी गलतियों को आपने एम्ब्रेस करना है, अपनी गलतियों से आपने फ्रेंडशिप करनी है, अपनी गलतियों को आपने सुधारना है और अपनी गलतियों से आपने सीखना है। दूसरा इरादा ये करें कि वेट नहीं करें और सीखना स्टार्ट कर दें। ये ध्यान में ना लेके आए कि फलां डेट से मैं स्टार्ट करूंगा या जब मेरे पास फलां फलां चीज का नॉलेज आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए वेट नहीं, बस स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास रिसोर्सेज, जराए, टाइम वो मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए बस सीखने का आगाज कर दें। तीसरा इंतहाई अहम पॉइंट ये है कि आप समझने पे जोर दें, रट्टा ना लगाएं, अपने आप को मुश्किल में मत डालें। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप फर्ज करें अगर आपने कोई इंटरव्यू देना है और वो इंग्लिश में है, अगर वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में हो तो क्या आप उसके लिए रट्टा मार के जाएंगे? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश के लिए भी आपने रट्टा नहीं मारना, बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी है, बार बार यूज करने की कोशिश करनी है। तो ऑब्वियसली ये आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। ये पहले सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। मोबाइल शॉप, इजी लोड, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, बस, बटन जैसे इंग्लिश के अल्फाज जानने वाले के लिए इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम उर्दू के जरिए इंग्लिश को बआसानी समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल का लफ्ज आप उर्दू में ले लीजिए, मीम, वाओ, बे, अलिफ, हमजा और लाम के साथ मिलकर ये बना है। ये सारे के सारे उर्दू जुबान के हरूफ तहज्जी हैं। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश के भी हरूफ तहज्जी हैं, जिनमें से हम में से अक्सर लोगों को वो आते हैं ABCD से लेकर Z तक। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको पढ़ाए जाएं तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। अब दूसरा लेवल देखें जुबान का। हमने एक एक हरफ लिया था अलग अलग, मीम, वाओ, बे, अलिफ और हमजा और लाम। इन सब अल्फाज को अगर इकट्ठा किया जाए तो इससे मिलकर लफ्ज बना मोबाइल। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी जब अल्फाबेट्स को इकट्ठा लिखा जाता है तो उससे एक लफ्ज बनता है, जैसे मोबाइल, MOBILE। तो ये सारे अल्फाबेट्स को इकट्ठा किया जाएगा तो उससे एक लफ्ज बनेगा, ये है मोबाइल। इसके बाद आप तीसरे लेवल पे पहुंच जाएं। मसलन मोबाइल के साथ अहम तरीन चीज क्या है? वो है चार्जर। तो अगर मैं इंग्लिश में ये कहता हूं मोबाइल चार्जर, अब ये दो अल्फाज मैंने इकट्ठे इस्तेमाल किए हैं, तो एक से ज्यादा अल्फाज हों और मुकम्मल जुमला ना हो तो उसको इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। जैसे बैटरी ऑफ द मोबाइल, मोबाइल की बैटरी। अब ये सारे के सारे अल्फाज मौजूद हैं। अब इसमें लफ्ज तो मौजूद है, मोबाइल भी, बैटरी भी, लेकिन ये मुकम्मल जुमला नहीं है और इसमें हमें मुकम्मल बात की समझ नहीं आ रही। जिसमें बात की मुकम्मल समझ आए वो मुकम्मल जुमला होता है। मसलन मोबाइल की बैटरी, क्या मोबाइल की बैटरी खराब हो गई है। इसी तरह मोबाइल चार्जर, क्या मोबाइल चार्जर चाहिए, क्या मोबाइल चार्जर गुम हो गया है या मोबाइल चार्जर की जरूरत है। तो इसको इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। इसके बाद इंग्लिश का जो अगला लेवल है वो है सेंटेंस का लेवल है, यानी जुमले का लेवल है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल के बारे में कहें, ये मेरा मोबाइल है। अगर हम उर्दू में इसको कहेंगे तो ये एक मुकम्मल जुमला है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं माई मोबाइल, मेरा मोबाइल, तो ये एक फ्रेज होगा। लेकिन आप जब ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा मोबाइल है, ये एक जुमला होगा। इंग्लिश में भी इसको सेंटेंस कहा जाता है और इंग्लिश में इसके अल्फाज होंगे कि इट इज माई मोबाइल। इट ये को कहते हैं, इज है, माई मेरा, मोबाइल को मोबाइल। तो ये इंग्लिश की जुबान का ये चौथा लेवल हो जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जब फिक्रात आपस में मिलते हैं तो एक पैराग्राफ की शक्ल बनती है और मुकम्मल बात समझ में आती है। जैसे हम उर्दू में ये कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, मैंने इसको फलां दुकान से खरीदा है, ये एक महंगा मोबाइल है, या ये बहुत अच्छा मोबाइल चल रहा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसके अंदर फलां फलां स्पेसिफिकेशन जो हैं वो अच्छी चल रही हैं। अब ये जो हमने जितनी भी बातें की हैं ये एक पैराग्राफ की शक्ल है। इसी तरह स्पीच की शक्ल जो है वो हमारी इंग्लिश में भी बनती है कि जब हम मोबाइल के बारे में मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस लिखेंगे
तो ये इंग्लिश की स्पीच बन जाएगी। तो इस तरह हम 1 बाय 1 करके इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। आइए चंद अहम तरीन अल्फाज जिनका उर्दू में हमें तर्जुमा सीखना जरूरी है उनको हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन से पहले इन अल्फाज का उर्दू तर्जुमा याद कीजिए। और आज की क्लास का आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि ई इंग्लिश विद वकास ये एक फ्रेज है, ये सेंटेंस है, या ये अल्फाबेट है, या ये वर्ड्स है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर वो आप जरूर लिखिए। तो उसके बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए और अगर आप इसको बेनिफिशियल समझते हैं तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।